नमस्कार। जो लोग दागी होते हैं ना, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में हो, उनके दामन पर दाग और उनके दामन पर छींटे समय के साथ साथ बार बार लगते रहते हैं। कई बार उनके पुराने पाप भी उनके सामने आते हैं और वो एक्सपोज हो जाते हैं। लेकिन इन सब कुछ लोग ऐसे होते हैं, बड़े बेशर्म होते हैं। अपनी गलती मानने में भी इनको शर्म महसूस होती है, एक के बाद एक गलतियां करने के बाद भी। राजदीप सरदेसाई को लेकर इस चैनल पर ग्लोबल हर्ष पर मैंने ना जाने कितने वीडियो बनाए हैं, लेकिन आज का वीडियो सबसे दिलचस्प है। एकदम ताजा मामला है, शायद किसी ने और वीडियोस पर बनाया भी नहीं है। राजदीप सरदेसाई ने एक बार फिर अपने कंधे पर एक और बैज लगा लिया है, एक और सम्मान हासिल कर लिया है, वो है एक और माफी मांगने का। और इस बार उन्हें माफी मांगने पड़ी है दिल्ली के एक पूर्व पार्षद से, एक काउंसलर से, अजीत सिंह टोकस। मुनीरका जो जेएनयू के सामने बसा हुआ है, वहां के वो पार्षद रहे और 14 साल पुराने इस मामले में राजदीप सरदेसाई ने माफी मांगी है। In the program titled IBN7 and Cobra Post Investigation on Delhi's double agents aired on 6/12/2011 and 7/11/2011, an erroneous claim was made on the channel alleging that Mr. Ajit Singh Tokas, former BJP councillor Munirka, had demanded money in connection with unauthorized construction in Munirka, the area from which he was elected as a councillor. The Honorable Lok Ayukta had taken suo motu cognizance of the sting operation that was conducted, and after due adjudication via an order dated 26/3/2012, held that the second party had rejected multiple offers of gratification. There is no evidence on record to substantiate that Mr. Tokas ever demanded money in relation to any project. In fact, he denied it, as he said there is no such practice entertained in his Munirka ward by him. An apology is hereby extended to Mr. Ajit Singh Tokas for social and political reputational harm caused by the airing of the said program. It is further clarified that the investigation was undertaken by an external agency and the role of the first party, that is myself, was limited solely to anchoring the program based on the said investigation. इस मामले की पूरी डिटेल्स मेरे पास है। पहले आपको बताता हूं कि मामला क्या है, फिर आपको बताऊंगा कि राजदीप सरदेसाई का जो दामन है वो कितना दागदार है और इस आदमी ने कितनी बार माफी मांग ली है, उसके बाद भी यह बाज नहीं आ रहा है। मुनीरका में अवैध निर्माण का एक मामला चल रहा था 2011 में, और उस समय कोबरा पोस्ट और बहुत सारी ऐसे प्लेटफॉर्म्स थे जो अक्सर स्टिंग ऑपरेशन किया करते थे, और उन्हीं के माध्यम से दूसरे चैनल वाले भी कंटेंट लेकर उन कंटेंट पर खबरें चलाया करते थे। राजदीप सरदेसाई उस समय IBN7, जिसे 2014 से पहले अंबानी ने खरीद लिया था, नेटवर्क 18 जिसको आज कहते हैं, उसमें एडिटर इन चीफ हुआ करते थे राजदीप सरदेसाई। हुआ यह था कि एक विवादास्पद रिपोर्ट प्रकाशित की थी राजदीप सरदेसाई ने, और यह कोबरा पोस्ट द्वारा किए गए स्टिंग ऑपरेशन पर ही आधारित थी। इस स्टिंग ऑपरेशन का मुख्य उद्देश्य यह था कि दिल्ली नगर निगम के क्षेत्र में अवैध निर्माण हो रहे हैं और इन अवैध निर्माणों में उस समय के जो पार्षद थे वो सब इन्वॉल्व हैं। इस रिपोर्ट के केंद्र में भाजपा के तत्कालीन पार्षद अजीत सिंह टोकस थे, जो मुनीरका क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते थे। रिपोर्ट में उन पर अवैध निर्माण से संबंधित बातचीत में शामिल होने का आरोप लगाया गया था, कोई ऑडियो क्लिप वगैरह आई गई थी। इस मामले को गंभीरता को देखते हुए दिल्ली लोकायुक्त और उप लोकायुक्त अधिनियम 1995 की धारा 7 के तहत लोकायुक्त ने इस खबर का स्वतः संज्ञान लिया था, जिसे कहते हैं कि सुमोटो कॉग्निजेंस, और लोकायुक्त ने IBN7 के प्रबंध निदेशक और संवाददाता के साथ साथ कोबरा पोस्ट के संवाददाताओं को स्टिंग ऑपरेशन के मूल फुटेज और रिकॉर्ड पेश करने का निर्देश दिया था। इस रिपोर्टिंग के बाद अजीत सिंह टोकस ने चैनल और उसके शीर्ष संपादकीय कर्मियों के खिलाफ, यानी कि राजदीप सरदेसाई के खिलाफ भी मानहानि का मुकदमा दायर किया था। उन्होंने आरोप लगाया कि स्टिंग ऑपरेशन भ्रामक था, तथ्यात्मक रूप से गलत जानकारी प्रस्तुत की गई थी
और इसने उनकी सार्वजनिक प्रतिष्ठा को अपूरणीय क्षति पहुंचाई, यानी कि जिसका कोई कंपनसेट नहीं जिसे किया जा सकता। और इसमें राजदीप सरदेसाई ने माफी मांगी है। ये माफी मांगने की खबर हाल ही में प्रकाशित हुई है और आज राजदीप सरदेसाई ने, यानी कि आज मैं बात कर रहा हूं 13 अक्टूबर को राजदीप सरदेसाई ने बाकायदा एक स्क्रीनशॉट शेयर करके इस मामले का खुलासा किया है। उन्होंने ये नहीं बताया कि ये मामला क्या है और इसमें क्यों उन्हें माफी मांगनी पड़ी है, अपना नाम भी उसमें कहीं नहीं दिखाया। लेकिन बीजेपी के आईटी सेल के जो प्रमुख हैं अमित मालवीय, उन्होंने एक ट्वीट करके राजदीप सरदेसाई की पोल खोल दी कि राजदीप सरदेसाई ने चुपके से माफी मांग ली है। और मैं आपको बता दूं कि राजदीप सरदेसाई और अमित मालवीय के बीच राजनीतिक टकराव पुराना रहा है और अक्सर आपको मैं बताता भी रहा हूं कि आज तक पर या इंडिया टुडे पर, जहां आजकल राजदीप सरदेसाई काम करते हैं, वहां पर अक्सर जब चुनावी विश्लेषण होते हैं, पहले राहुल कंवल बैठा करते थे, अब राहुल कंवल एनडीटीवी में चले गए, तो जब भी राजदीप सरदेसाई पैनल में होते थे तो उनके सामने बीजेपी के पैनल से अमित मालवीय को जानबूझकर लाया जाता था। क्यों? क्योंकि वो सीधे राजदीप सरदेसाई पर व्यक्तिगत हमले करते हैं। और उन्होंने आज भी जब पोस्ट शेयर की है राजदीप सरदेसाई की, तो उसमें कई पुराने मामले उनके खिलाफ खोले हैं। देखिए, इन पुराने मामलों की जो बात बताऊं, राजदीप सरदेसाई का रिकॉर्ड पुराना है। एक पुराना मामला है 2007 से 2020 के बीच में चला आईपीएस राजीव त्रिवेदी मानहानि का मामला, सोहराबुद्दीन मुठभेड़ से जुड़ा हुआ मामला है। सोहराबुद्दीन शेख फर्जी मुठभेड़ मामले से जुड़ी रिपोर्टिंग राजदीप सरदेसाई के कैरियर की सबसे गंभीर कानूनी जवाबदेही है। मामले का विवरण और जो इसका डिटेल्स है वो आपको बताता हूं कि 2007 में राजदीप सरदेसाई के नेतृत्व में CNN IBN ने 30 मिनट्स सोहराबुद्दीन द इनसाइड स्टोरी नामक एक कार्यक्रम प्रसारित किया। इस कार्यक्रम में आरोप लगाया गया था कि आईपीएस अधिकारी राजीव त्रिवेदी, जो उस समय हैदराबाद विशेष जांच दल के सदस्य थे, उन्होंने सोहराबुद्दीन और उनकी पत्नी कौसर बी को अहमदाबाद ले जाने के लिए फर्जी नंबर प्लेट वाली कारें उपलब्ध कराई थी, जहां उनकी कथित तौर पर फर्जी मुठभेड़ में हत्या कर दी गई थी। राजीव त्रिवेदी ने हैदराबाद की अदालत में मानहानि का मुकदमा दायर किया, जिसमें आरोप लगाया गया कि रिपोर्ट झूठी, मनगढ़ंत और मानहानिकारक है, जिससे उनकी प्रतिष्ठा धूमिल हुई है। सरदेसाई और अन्य संवाददाताओं ने इस मामले को रद्द करने के लिए उच्च न्यायालय में 2011 और सर्वोच्च न्यायालय में 2015 में याचिकाएं दायर की थी, लेकिन सभी याचिकाएं खारिज हो गई। इस पर मैंने 2015 के मामले के बाद में जब 2019 में इसका निपटारा हुआ, राजदीप सरदेसाई ने नवंबर 2019 में इसमें बिना शर्त माफीनामा, अनकंडीशनल एपोलॉजी दाखिल की हैदराबाद कोर्ट में। उस पर मैंने एक वीडियो भी बनाया था और उस वीडियो को भी आप देख सकते हैं। अपने हलफनामे में उन्होंने स्वीकार किया था कि इस आरोप को प्रमाणित करने के लिए कुछ भी उनके पास नहीं है। यह माफी एक कठोर न्यायिक स्वीकारोक्ति थी कि पर्याप्त सबूत के बिना एक वरिष्ठ लोक सेवक पर गंभीर आरोप लगाए गए थे। इस कानूनी समाधान के बाद ही अदालत ने मामला बंद करने का आदेश दिया था। अब दूसरा मामला बताता हूं, 2014 का, जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने और आपको ध्यान होगा कि अमेरिका की यात्रा पर गए थे। मेडिसन स्क्वायर में उनका बड़ा कार्यक्रम था, जहां पर लाखों की संख्या में भारतीय उन्हें सुनने आए थे। राजदीप सरदेसाई बाहर कुछ बीजेपी समर्थकों से, मोदी समर्थकों से भिड़ गए थे। वो सोशल मीडिया पर वो वीडियो भी वायरल हुआ था जहां राजदीप सरदेसाई के साथ धक्का मुक्की हुई थी। तो इस मामले का जो विवरण है वो बताता हूं आपको कि ये ठीक 11 साल पहले, यानी कि अक्टूबर 2014 में प्रधानमंत्री मोदी के मेडिसन स्क्वायर संबोधन से ठीक पहले राजदीप सरदेसाई को कथित तौर पर मोदी समर्थकों के साथ, एक समूह के साथ धक्का मुक्की उनकी हुई। यह घटना उस समय हुई जब राजदीप सरदेसाई विरोधी विचार रखने वाले एक छोटे से समूह से बातचीत कर रहे थे। इस झड़प पर सार्वजनिक आलोचना के बाद राजदीप सरदेसाई ने अपनी निजी वेबसाइट पर एक बयान जारी किया था, जिसमें उन्होंने इस घटना पर गहरा खेद जताया था और उन्होंने स्पष्ट रूप से यह स्वीकार किया, उकसावे की कोई भी मात्रा शारीरिक प्रतिक्रिया को सही नहीं ठहराती। उन्होंने यह भी कहा था कि 26 वर्षों की पत्रकारिता में उन्हें अपनी गरिमा और संयम बनाए रखना चाहिए था। गलती मानी थी कि मैंने वहां निगेटिव रिपोर्टिंग करने की कोशिश की थी और इसलिए मेरे खिलाफ वहां पर इस तरह की हरकत हुई थी। और बताता हूं इनका मामला। 2015 में तत्कालीन केंद्रीय मंत्री जनरल वीके सिंह, जो गाजियाबाद से सांसद भी रहे और सेना अध्यक्ष रहे हैं, उनके द्वारा मीडिया के एक वर्ग को प्रेस्टिट्यूट्स कहे जाने के बाद एक विवाद हुआ था।
जिस पर राजदीप सरदेसाई ने एक प्रतिक्रिया दी थी और यह कहा था कि यह मेरी पूरी बिरादरी का अपमान है। इस तरह की बात उन्होंने कही थी, जबकि प्रेस्टिट्यूट्स का सबसे ज्यादा काम इन लोगों ने ही किया है, इन वामपंथी सोच वालों ने। लेकिन राजदीप सरदेसाई ने कहा कि मेरे पेशे का अपमान है, पत्रकारिता समुदाय को अपने अपमानजनक जवाब देने का पूरा अधिकार है और यह घटना तथ्यात्मक रूप से रिपोर्टिंग की त्रुटि से संबंधित नहीं थी, बल्कि पत्रकारिता की प्रतिष्ठा से जुड़ा हुआ मामला था। लेकिन राजदीप सरदेसाई जैसे कंट्रोवर्शियल आदमी की वजह से यह भी मामला कंट्रोवर्शियल हो गया था। और मैं आपको बताता हूं, जब दिल्ली पर हमला कर रहे थे तथा कथित किसान या आंदोलन के किसान, हमला इसलिए कह रहा हूं कि वो कोई प्रदर्शन नहीं था, लाल किले पर चढ़ गए बंदर की तरह, झंडे वहां पर लगाने शुरू कर दिए, ट्रैक्टर का स्टंट करने लगा एक लड़का, वो मारा गया। तो राजदीप सरदेसाई ने ट्वीट कर दिया था कि उसे दिल्ली पुलिस ने फायरिंग की, उसकी गोली में वो मारा गया। 15 दिन तक ऑफ एयर कर दिया गया था इंडिया टुडे में। अरुण पुरी जो इंडिया टुडे ग्रुप के मालिक हैं, उन्होंने कहा था कि आप 15 दिन ऑफिस नहीं आओगे। दिल्ली पुलिस ने केस दर्ज किया था, कई जगह उन पर राजद्रोह का केस फाइल कर दिया गया था, जिसमें बड़ी मुश्किल से उच्च अदालत से राजदीप सरदेसाई को राहत मिली थी। ऐसे ऐसे काम करते हैं। और अभी हाल ही में मामला, इस मामले में भी उन्होंने बाद में माफी मांगी थी। अभी शाजिया इल्मी के साथ एक मामला हुआ था। शाजिया इल्मी के साथ वो ऑन एयर उनकी डिबेट चल रही थी और बीच में उनकी बहस हो गई थी। उन्होंने शाजिया इल्मी का माइक बंद कर दिया था, लेकिन उसके बावजूद भी रिकॉर्डिंग चलती रही थी और रिकॉर्डिंग के दौरान शाजिया इल्मी की एक आपत्तिजनक पोजीशन में जब वो थी, अपना माइक उतार रही थी, उस तरह की वीडियो उन्होंने सोशल मीडिया पर डाल दी थी। इस मामले में भी दिल्ली उच्च न्यायालय ने इस मामले में आपत्ति जताई थी और इसके बाद 18 सेकंड की जो क्लिप थी, अदालत के आदेश के बाद राजदीप सरदेसाई को वो हटानी पड़ी थी। तो आप समझ सकते हैं कि राजदीप सरदेसाई, अगर मैं साधारण भाषा में कहूं तो सीरियल ऑफेंडर हैं। इन्हें शर्म लिहाज बिल्कुल नहीं है। ये अपने आप को इस देश के कानून सबसे ऊपर समझते हैं। और नरेंद्र मोदी तो इन पर आरोप लगा चुके हैं कि आप राज्यसभा जाने के लिए ऐसा करते रहे हैं। कई नेताओं ने इन पर आरोप लगाए हैं, कई बार इन पर आरोप लगे हैं कि साहब आप राजनीतिक आपका पैटर्न रहा है और हमेशा से ये कांग्रेस के पिट्ठू रहे हैं। कई मामलों में और भी अन्य नेताओं ने इन पर आरोप लगाए हैं। तो इस तरीके से राजदीप सरदेसाई जैसे लोग लगातार बदनाम होते रहे थे। एक बार ध्यान है, राज ठाकरे का ये इंटरव्यू ले रहे थे तो राज ठाकरे ने इनको डांट दिया था और ये कह दिया था कि आप इंटरव्यू ले रहे हो या मेरा इंटेरोगेशन कर रहे हो। इस तरह के मामले हुए हैं इनके। दूसरे, मैं आपको बता दूं कि राज ठाकरे के अलावा नाना पाटेकर इन पर आरोप लगा चुके हैं। मुकेश अंबानी से एक बार ये इंटरव्यू ले रहे थे, मुकेश अंबानी ने इनके मुंह पर कह दिया था कि आप जैसे लोगों को मैं सीरियसली नहीं लेता। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी भी इनको डपट चुके हैं। तो इस तरीके से राजदीप सरदेसाई आज की तारीख में एक बदनाम पत्रकार हैं। जो पत्रकार बार बार माफी मांग ले, झूठी खबरें चलाए, उसकी विश्वसनीयता कैसे कायम रह सकती है? कैसे वो 9 बजे की प्राइम डिबेट में आ सकता है? ये एक बहुत बड़ा सवाल मैं इंडिया टुडे के मालिक अरुण पुरी, उनकी बेटी कलीपुरी, इन सब से भी पूछना चाहता हूं। आप भी बताइए, कमेंट के माध्यम से बताइए, क्या ऐसे आदमी को पत्रकारिता में रहने का कोई हक है? आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन का बेल आइकन अवश्य प्रेस कर लीजिए, जिससे हमारे लाइव आने का और हमारे लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। नमस्कार।